एटम्स, सीधा मैं एटम्स लिख देता हूं, सिंपल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। भाई C12 आइसोटोप ही क्यों, पहली बात, और 12 ग्राम क्यों? और हम जानते हैं कि 1 मोल है ना, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10⁻23 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? 10⁻23 यूनिट्स काफी बड़ा नंबर है भाई। दूसरा नंबर सिंपल क्यों नहीं ले लिया? अगर हमने 1 मोल को डिफाइन करना ही था तो भाई हम कोई और नंबर भी ले सकते थे, यही नंबर क्यों, है ना? इसके लिए हम लोग देखेंगे कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, यही नंबर क्यों और ये नंबर कहां से आया, इतना बड़ा नंबर जो है आया कहां से, हम लोग ये नंबर मोल को क्यों डिफाइन करते हैं। तो ये बात आपको बात समझ में आ गई। 12 ग्राम कार्बन एटम C12 आइसोटोप में, कार्बन का और भी दूसरा आइसोटोप होगा लेकिन हमें कौन सा आइसोटोप लेना है? C12 कार्बन आइसोटोप। और C12 कार्बन आइसोटोप ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसके रिजल्ट देखोगे, है ना, फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट्स, अब बात आती है कि भाई ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ये टर्म किस बला की नाम है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल के सिंगल एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लाइट्स वगैरह जो कि एक्सपेरिमेंट पे यूज होते हैं। कुछ लाइट्स वगैरह की मदद से आप क्या कर सकते हैं? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट्स हमने क्या किया, वही काम कार्बन के 12 वाले आइसोटोप्स, मतलब वो आइसोटोप जिसका मास 12 यूनिट्स होता है, उस वाले यूनिट का हमने मास एक एटम का निकाल लिया विच इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में निकाल लिया हमने। किस यूनिट में निकाल लिया? ग्राम में मास, एक सिंगल एटम का मास। दिस इज द मास ऑफ 1 C12 एटम, एक C12 एटम का मास। तो सर C12 भी आप मास बोल रहे हैं और ये भी आपने मास ही लिखा है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, कैसे हम समझेंगे? यस, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। ये 12 जो होता है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर, है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि उनके एटम न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अगर मैं मान लो नाइट्रोजन 14 की बात कर रहा हूं, मतलब हम नाइट्रोजन एलिमेंट तो ले रहे हैं लेकिन वो वाले आइसोटोप ले रहे हैं जिसका मास 14 यूनिट्स है। कार्बन 14 की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब कार्बन तो ले रहा हूं लेकिन मैं कार्बन के उस आइसोटोप की बात कर रहा हूं जिसका मास 14 यूनिट है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 14 यूनिट्स है। तो मैं यहां पे कौन से कार्बन एटम की बात कर रहा हूं? जिसका मास 12 यूनिट है, मास नंबर जिसका 12 यूनिट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं? 12। तो बात यहां तक आ गई समझ में कि हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर लिया। यहां तक तो तय हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और था, भाई कार्बन एलिमेंट ही क्यों, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिया? हम तो ऐसा भी कर सकते थे, कोई सिंपल सा एलिमेंट ले लेते, कोई दूसरा एलिमेंट जो भी अपनी मर्जी का होता। तो ऑफ कोर्स बाद में वो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इस समय कार्बन से ही पहले किया गया था। इसका रीजन था कि जो कार्बन का मास आता है वो टर्मिनेटिंग वैल्यूज होते हैं, मतलब आप उसकी वैल्यू कहीं पे एक आप उसको सीज कर सकते हैं, उसके बाद आप रोक सकते हैं, आप वैल्यू रेकरिंग नहीं होती, काफी बड़ी लंबी यूनिट सी नहीं होती। 1.99 के बाद नंबर्स जो आते हैं उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी में अगर आप इग्नोर करोगे तो बाद में रिजल्ट काफी ज्यादा डिफर करेगा, तो वो आपको कॉन्साइड नहीं करता रिजल्ट से, इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को हम नल एंड वॉइड कर देंगे बाद में। इसलिए कार्बन से शुरू किया जिसकी वैल्यू काफी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं आप। आंसर मिल गया आपको? देखो मैंने बोला कि कार्बन का 12 ग्राम क्यों लेते हैं, अभी इसका आंसर करना बाकी है। कार्बन ही क्यों लेते हैं मैंने डिफाइन कर दिया आपको। कार्बन में 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाले एक सिंगल एटम का मास हो गया। चलिए फैक्ट पे आते हैं। बात हो गई कि अगर मैं कार्बन 12 का एक एटम लेता हूं तो मास इतना होता है। तो देखो कार्बन 12 के एक यूनिट में, मतलब एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूं क्या? देखो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 12 यूनिट्स
ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मैं यहां पे न्यूक्लियॉन्स लिख देता हूं आपके कंफ्यूजन, इन C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। भाई अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखो बड़ा सिंपल सा बात है, अगर आप इसे समझ गए तो आप बहुत आसानी से मोल कंसेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मैंने लिखा कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन 12 आइसोटोप, उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। और जो 12 न्यूक्लियॉन्स कंप्राइज करते हैं वो सारे के सारे मास ही कंप्राइज करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज किसी भी एटम का टोटल मास उसके न्यूक्लियस में कंजर्व रहता है। कहां रहता है कंजर्व? न्यूक्लियस में कंजर्व रहता है। और न्यूक्लियस में कितने यूनिट्स हैं? 12 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। सो टोटल मास 12 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएगा? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कार्बन के 12 यूनिट्स का मास 1 12 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियॉन का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। बोलो इस बात में कहीं कोई दिक्कत है? कोई कुछ ऐसा है जो कि कंफ्यूजन रह गया? नहीं रह गया। रीजन बीइंग बहुत सिंपल है, क्योंकि कार्बन 12 यूनिट्स ही हम लोग ले रहे हैं भाई, और 12 यूनिट्स इसके न्यूक्लियॉन्स है, तो टोटल मास के बराबर होगा इसका न्यूक्लियॉन्स का मास, टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास, क्योंकि मास जो है हमेशा सेंटर में कंजर्व होता है। चलिए अब इसके कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग। इस बात को मैं ऊपर रब कर देता हूं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इसको पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मैं इस बात पे आता हूं, 12 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन C12, इसका मास कितना हो जा रहा था? 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर हो जा रहा था। तो यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 यूनिट ऑफ न्यूक्लियॉन इन C12 इज इक्वल टू हाउ मच? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 12। भाई इतना ग्राम हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके मैं अप्रोक्सीमेट आंसर लिखता हूं, दिस इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि न्यूक्लियॉन के एक यूनिट, चाहे कोई भी एटम ले लो भाई, कितने भी एटम ले लो, चाहे आपका मर्जी का जो भी एटम उठा लो, उसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल न्यूक्लियॉन का मास हम निकाल लेंगे, एक यूनिट का मास निकाल लेंगे, तो हर बार ये यूनिट तो सभी में कॉमन है, हर एटम में ये वाली यूनिट कॉमन रहेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, कार्बन के लिए अगर मैं इसी कार्बन की एक यूनिट का मास निकालूंगा, सो दिस यूनिट मास इज द मास जो एटम को कंप्राइज करता है, मतलब एटम बनाता है। भाई 12 यूनिट मिल गया, ये वाला मास तो कार्बन बन गया, 40 यूनिट मिल जाएगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा, कुछ और यूनिट्स मिल जाएंगे तो दूसरे एटम बन जाएंगे, क्योंकि हर एटम का मास अलग अलग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपने आइसोबार्स लिए कि नहीं। आइसोबार क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पे मैं बात करता हूं 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब वो मास जो एक यूनिट के बराबर है, एटम के एक यूनिट के मास बराबर होगा, वो कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे आप शॉर्ट में AMU भी कहते हैं, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आपको एक यहां पे फॉर्मूला मिल गया है कि नहीं। अगर आप फॉर्मूला देखोगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट बुक में लिखा होता 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इतना। भाई कहां से आया? तो यहां से आया। आई बात समझ में? कहां से आया? अगर कोई पूछता है तो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं भाई, 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने यहां से डिराइव कर लिया, यहां से बता दिया। तो एटम के लिए अब आपको कोई भी किसी भी एटम का मास रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बोला गया कि भाई नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, तो बताइए ग्राम में मास कितना होगा? बड़ा सिंपल है, देखो क्या करोगे, नाइट्रोजन का ग्राम में मास निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू 14 यूनिट्स है इसके मास, एक यूनिट का मास ग्राम में इतना होता है, मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10⁻⁻24
4। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 कर दो, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में क्या? तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा चीज है, आप समझ सकते हो, इसको बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब आती है बात कि भाई सर आपने तो मोल से शुरू किया था, आपने एटॉमिक मास क्यों समझा दिया? एटॉमिक मास नहीं समझेंगे तो मोल कहां से आएगा? मोल की ओरिजिन हम कैसे समझेंगे? अब ये देखिए, मैं इसको यूज करके बताता हूं कैसे आप किसी भी एटॉमिक मास की जानकारी के बाद आप मोल तक पहुंच सकते हैं, है ना। देखो, मोल की ओरिजिन मैंने आपको बताई थी, कार्बन 12 के आइसोटोप का 12 ग्राम लिया था हमने। अब वो 12 ग्राम क्यों लिया था आपको समझ में आएगा, हम यहां तक रहने देते हैं। अभी 1 AMU इज इक्वल टू हमने निकाली। अब बात आ गई भाई कि कार्बन के एक एटम का मास हमें पता है ना। ऑल्सो देखना ध्यान से, आप समझ पाओगे। बहुत सिंपल सी चीज मैं रिलेट करना आपको बता रहा हूं। थ्योरी जो बुक में होती है मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं समझा रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से चीजें रिलेट करना सिखा रहा हूं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप किसी भी न्यूमेरिकल को समझ के सॉल्व कर पाओगे, आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, हमने देखा था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में कितने एटम थे कार्बन के? दिस इज इक्वल टू 1C12 कार्बन एटम, या मैं 1C12 एटम लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। 1C12 एटम, है ना। मैं कार्बन एटम को 2 बार क्यों लिखूं? 1C12 एटम बोल दिया। तो ये मास किसका था? एक कार्बन एटम का। तो भाई 1 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इतना ग्राम हमने एक्सपेरिमेंट से देखा था, इतना ग्राम में एक ही कार्बन एटम होते हैं जो कि C12 एटम होगा, दूसरा आइसोटोप नहीं, C12 एटम। ये बात ध्यान रखना, अगर दूसरा एटम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो एक C12 एटम का मास इतना था। अब बताओ 1 ग्राम बड़ा है या ये वाला वैल्यू बड़ा है? कौन बता सकता है? ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू काफी छोटी है, दिस इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है। इसके कंपैरिजन में 1 ग्राम काफी बड़ा होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सोचोगे तो प्रैक्टिकली आपको समझ में, इतना ग्राम मास मेजर करना आसान बात है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल बात है, आप मेजर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो हम इसे ऐसे मास में मेजर करना चाह रहे हैं, ऐसा जो कि हम प्रैक्टिकली यूज कर पाए, उस मास को हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाए, है ना। अब मैं बोल दूंगा कि भाई 0.00001 ग्राम सोना लेकर के आओ, है ना, तो मेजर करने में भी उतना एरर हो जाएगा। भाई 10 ग्राम सोना लेकर के आ सकते हो, है ना, 1 mg सोना लेकर के आ सकते हो, लेकिन 0.0000001 बोल दूंगा लेकर के आओ ग्राम, तो नहीं ला सकते प्रैक्टिकली, वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो एरर मशीन भी हो सकता है एरर दिखा देगा। अगर आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्यूरेट मशीन अगर आपने ले भी लिया तो हो सकता है आप मेजर कर लो, लेकिन वो बहुत एक्यूरेट मशीन चाहिए। डे टू डे लाइफ में आप उतनी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करते। तो मैंने क्या कर दिया, एक 1 ग्राम में कितने एटम होंगे इसकी कैलकुलेशन करने के लिए यूनिटरी मेथड लगा दिया। इतने ग्राम में 1 एटम, तो 1 ग्राम में कितना एटम? 1 ग्राम में 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। कौन से वाले? C12 के। मैंने ब्रैकेट में C12 भी लिख दिया, है ना, ब्रैकेट में यहां पे मैंने C12 भी लिख दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, C12 एटम्स के, है ना। तो 1 ग्राम में इतने एटम्स होंगे C12 के। तो भाई एक ऐसा मास ले लें जो मास नंबर के बराबर है। मास नंबर में जितना नंबर था उतना ही ग्राम ले लिया प्रैक्टिकली, ऐसे रैंडमली, हमने पता नहीं, मास नंबर तो पता ही था, उतना का ग्राम ले लिया। जैसे नाइट्रोजन अगर लेना होगा तो 14 मास होता है, तो 14 ग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक का मास पता है 1 ग्राम में, इसलिए 12 ग्राम में कितना होगा?